नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जैसा आप साइकोलॉजी को समझते हैं उतनी कठिन साइकोलॉजी है नहीं। वो आज की क्लास के बाद आपको लग जाएगा। वैसे आपने क्लासेस और भी देखी है चैनल पे, तो आपको लग गया होगा कि साइकोलॉजी जितनी कठिन समझते हैं उतनी है नहीं। और समायोजन की जो रक्षा युक्तियां हैं, आप ये जिन्हें कह सकते हो कि तरीके हैं, मनोरचनाएं हैं, ये सब इसी के नाम है। और ये भी जितने आपको लगते हैं कि ये कठिन है उतने हैं नहीं, क्योंकि आज आपको मैं ढेर सारे उदाहरण देने वाला हूँ। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण लिखे हुए हैं जिससे आपकी स्थिति एकदम ही क्लियर हो जाएगी और उसके बाद में इस टॉपिक में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। और सवाल भी लगभग ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहली दो समस्याएं आपकी जो आती है कि दमन क्या है और समन क्या है। जब किताबों की भाषा पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हमारा जो है हमारा खुद का ही दमन और समन हो जाता है यूं कह दो। तो दमन और समन क्या है? देखो, अपने जो व्यक्ति के जो विचार है, समायोजन आपने पढ़ा है अच्छे से, तो समायोजन की प्रक्रिया आपको पता है। तो व्यक्ति के जो अपने विचार हैं, जो इच्छाएं हैं, उन्हें अचेतन मन में ढकेलना। अब मन के तीन प्रकार वो भी आपको पता ही है। तो उन्हें अचेतन मन में ढकेलना, लेकिन एक में है जानबूझकर और एक में है अनजाने में। तो दमन में क्या किया जाता है साथियों? अचेतन मन में तो ढकेला जाता है, लेकिन ये अनजाने में होता है। और समन में क्या किया जाता है? अचेतन मन में ढकेला जाता है, लेकिन ये जानबूझकर की जाने वाली प्रक्रिया है। कैसे गुरुजी, समझ में नहीं आया? समझ में ऐसे नहीं आएगा। मनोरचनाएं जो है वो उदाहरण से ही समझ में आती हैं। कैसे, मैं बताता हूं। देखो, जैसे अनजाने में धकेलना है, ठीक है। मान लीजिए क्या पढ़े हुई हैं, छोटी स्कूलों में कईयों में पढ़े हैं, तो वहां पे गुरुजी यानी कि जो मास्टर जी आपके रहे, तो कभी ना कभी किसी न किसी कारण से आपको बहुत पीटा होगा। या कोई ऐसे मास्टर भी होंगे जो बहुत पीटते होंगे कि पछते को के ओ मास्टर खारोगड़ो है, मतलब मेरू खार रहा के मैं जब भी इन्हें देखूं वो मन ठोकेला। यानी एक कोई मास्टर ऐसा था जो हमेशा उसे मारता ही मारता था। किसी के भी साथ में, मतलब कोई विद्यार्थी है उसके साथ में कोई अध्यापक था जो रोज उसको पीटता था। तब अब वो विद्यार्थी धीरे धीरे अगली कक्षाओं में गया, धीरे धीरे स्कूल से बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद में अब वो जो है धीरे धीरे अनजाने में उस व्यक्ति को, उस मास्टर को जो है, क्यों उम्र निकल गई, एक काफी अरसा जैसे हो गया, फिर अनजाने में ही वो जो है उस मास्टर को भूल गया। तो वो जो उसके विचार है वो बिना अनजाने में, मतलब वो जो है अचेतन मन में सॉरी अचेतन मन में चले गए उसके विचार। तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है वह दमन कहलाती है साथियों। ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? दमन। तो गुरुजी समन का उदाहरण कैसे होगा? तो समन का ऐसे होगा कि मान लीजिए मैं रात तक पढ़ा या आप पढ़े। अब मैं रात को सो गया, लगभग 3-4 बजे सोया सुबह के। अब सुबह जो है जैसे दूध वाला आता है, तो दूध वाले के आने की फिक्स टाइम है कि वो तो 7 बजे आएगा जो आएगा, या 6 बजे आएगा जो आएगा। अब उसने आकर घंटी बजाई और अपने तो वो नींद बाकी थी तो नींद ले रहे थे, वो बार बार घंटी बजा रहा है, अपने को मजबूरी में उठकर उससे जाकर दूध लेना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो दूध लेना पड़ रहा है, अब अपन जाकर उससे भिड़ते हैं, अरे यार तेरे को पता नहीं मैं सो रहा था और रात को लेट सोया हूँ और ऐसे, और तू लगातार बजा रहा है ये वो फलाना ढेकना। दूध वाले ने थोड़ी टाइम तो सुन लिया। अब थोड़ी टाइम बाद दूध वाला आ गई। अब उसको क्या पता कि आप कितने बजे सोए या क्या। अब दूध वाले ने जो है डबल उसको लताड़ लगा दी, डांट पिला दी। अब क्या होगा? अब वो दूध वाला उसको डांट कर चला गया। अब वह व्यक्ति जो है वह ये सोचेगा फिर कि यार ये मेरे को डांट के चला गया। अगर ये पूरे दिन यही सोचता रहे तो उसके आगे की दिनचर्या पूरी गड़बड़। तो वो क्या करता है? जानबूझकर उन विचारों को अचेतन मन में ढकेल देता है, यानी उनको भूल जाना चाहता है। अरे यार ऐसे लोग होते हैं, कोई बात नहीं, कि इसने कहा जो कहा, ये अभी समझता नहीं है, वो ऐसे ऐसे करके जो है उन विचारों को अपने अचेतन मन में ढकेल दिया। तो ये प्रक्रिया जो कहलाती है साथियों, वो आपके समन की प्रक्रिया कहलाती है। जानबूझकर अचेतन मन में ढकेल देने की प्रक्रिया आपके समन की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये दमन और समन। इसी तरीके से अब आगे अपन पढ़ते हैं युक्तिकरण या औचित्य स्थापन क्या होता है। पहले इसको मिटा देता हूं मैं। युक्तिकरण या औचित्य स्थापन, इसमें साथियों क्या किया जाता है कि व्यक्ति द्वारा अपनी जो असफलताएं हैं, वो जिन चीजों में असफल हुआ है, उन चीजों को छुपाने के लिए ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करता है, ऐसे मतलब बातें प्रस्तुत करता है जिससे उसकी जो असफलता है वो बाकी सबको न्याय संगत लगे, यानी कि उसकी असफलता भी लगे कि हाँ इसके साथ में गलत हुआ है, ऐसे प्रतीत करना ऐसा। तो ऐसे क्या हो सकता है कि वो न्याय संगत लगे? ऐसी क्या चीज, मतलब कैसे प्रतीत करेगा? इसमें क्या हो सकता है? युक्तिकरण या औचित्य स्थापन कहते हैं। औचित्य का स्थापन कर देता है।
कि क्या उचित है, वो उसमें उसके दूसरे को उचित ठहराने लगता है। जैसे कि अब इस बार तो 10th 12th वाले सारे प्रमोट हो गए, तो ऐसे हैं उदाहरण कम देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी असफल हुआ परीक्षा के अंदर, और असफल होने पर वो ये कहता है बाद में कि मेरे तो गुरुजी नंबर ही कम भेजिए आगे, कि नंबर मेरे कम भेजे इसलिए मैं असफल हो गया या फेल हो गया, कि मेरे तो नंबर भेजे ही नहीं, बाकी उसके तो के 20 में से 20 भेजे, मेरे तो 18 ही भेजे। अरे भाई 2 नंबर को गैप में तो फेल हो गई। तो ऐसे औचित्य स्थापन किया जाता है कि मेरे नंबर ही कम भेजे। और उदाहरण जैसे आपको मैं देना चाहूं तो ये कहना विद्यार्थी द्वारा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं पेपर सही नहीं कर पाया, बस वो उदाहरण बाद में बतावे जन पूछे नहीं फेल हुआ। अरे आपने ध्यान है बेटा मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो, मन कोरोना हुआ हो, मैंने वो डेंगू हुआ, मैं 6 महीना भर्ती हो, इतना मतलब मैं समस्या में था, एग्जाम कैसे देता, मेरे को तो जीने की पड़ी थी, पहले जिंदगी बचेगी तो फिर एग्जाम भी दे दूंगा। ऐसे करके वो क्या करते हैं, औचित्य स्थापन किया जाता है। इसमें भी साथियों 2 तरह का औचित्य स्थापन होता है, एक तो जिसका प्रकार है कि अंगूर खट्टे हैं, और एक जिसमें नींबू मीठे हैं। अंगूर खट्टे में क्या होता है कि जिस चीज को प्राप्त नहीं किया जा सकता, चाहत तो है कि प्राप्त की जाए, लेकिन जिस चीज को प्राप्त नहीं किया जा सकता उसी चीज में दोष बता देना। जैसे अंगूर खट्टे हैं, आपको पता है लोमड़ी वाली कहानी आपने सबने पढ़ रखी है, सुन रखी है, तो अंगूर खट्टे हैं वाली जैसे उसमें बैठ जाती। ठीक है, इसके अलावा मैं यदि आपको उदाहरण बताऊं तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है संसार में, दुनिया में, देश में, राज्य में, जहां भी कह दो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, युवक नहीं है या युवती नहीं है जो यह चाहे कि उसका विवाह, हाँ शादी मत आएगा हमें, तो उसका विवाह जो है सुंदर युवक या सुंदर युवती से हो, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। मतलब ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका विवाह इनसे नहीं हो ये तो सभी चाहते हैं कि नहीं हो, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन जब कभी जैसे अपन कोई लड़की देखने गए, ठीक है, मान लो कोई बीरो है, देखो लड़की देखने गए हो, लड़की देखने गया, उसको लड़की बहुत पसंद आई, कि बस आई बनेला मेरे घर वाली हम, और लड़की करती हो रिजेक्ट, क्या नहीं मने वो पसंद है कौन। अब वो क्या कहता है, अब उसे पता है कि मैं इससे शादी करना चाहता था लेकिन मैं इससे नहीं कर पाया। अब यार दोस्त पूछेंगे भी, पसंद भी बहुत आई थी, फिर वो औचित्य स्थापन कैसे करेगा। फिर वो यार दोस्त जब मिलते हैं पूछते हैं क्या हुआ उसका, अरे बहुत कह रहे थे बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, बहुत वो है, क्या हुआ। तब वह व्यक्ति कहता है अरे नहीं नहीं यार वो तो बाहर से दिखने में सुंदर थी, मतलब सूरत की सुंदर थी, सीरत की सुंदर नहीं थी। अरे ये तो औचित्य स्थापन है। अरे यार वो तो उसके तो पहले से किसी से दोस्ती थी, यानी उसमें दोष बता देना, बस गए हाँ यार इन्हों मतलब सही है, तब तो नहीं की जा सकती उससे शादी। तो ये चीज होती है औचित्य स्थापन, यानी कि उसके अंदर ही दोष बता दिया। और निर्धन व्यक्ति द्वारा यह बताना कि धन ज्यादा होने से नैतिक पतन होता है। अब देखो निर्धन कोई भी होना नहीं चाहता, रहना नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि उसके पास भी पर्याप्त मात्रा में धन हो, सुख सुविधाएं हो, सब कुछ हो, तो मन से नहीं, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि उसकी निर्धनता बनी रहती है। तब वह यह बताता है क्योंकि वो परिस्थितियों के कारण मजबूर है, पैसे उसके पास आ नहीं रहे, तब वह यह बता दे कि धन ज्यादा आ जाए तो नैतिक पतन हो जाता है। तो यह भी एक तरह का औचित्य स्थापन है। और वह कैसा औचित्य स्थापन है, ये अंगूर खट्टे वाला। अब मैं बताता हूं नींबू मीठे हैं, यानी कि अपन को पता है कि उस चीज में, उस परिस्थिति में दोष है, लेकिन जानबूझकर उसे अच्छा बताना, क्योंकि अपने पास में वही है, अपने पास में दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो इसमें साथियों क्या होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति है, वह रूखी सूखी रोटी खाकर जैसे अपने दिन चला रहा है, और फिर बाद में वह यह कहता है कि 56 भोग में तो कोई आनंद ही नहीं है, ये रूखी सूखी रोटी है, यही असली आनंद है। तो ये भी एक तरह का औचित्य स्थापन ही कहलाता है, और वह इस औचित्य स्थापन में चला जाता है। मैं और उदाहरण देना चाहूंगा आपको, हाँ, कि प्रमोशन नहीं मिलने पर कोई व्यक्ति है, कोई कार्मिक है, किसी बैंक में काम करता है, एलडीसी, और उसको वहां पर देखो प्रमोशन की सबको चाहत होती है, कौन नहीं चाहता कि उसकी पदोन्नति नहीं हो, सभी चाहते हैं कि पदोन्नति हो, आगे बढ़े, प्रमोशन की चाहत सबकी होती है। लेकिन प्रमोशन नहीं मिलने पर वह ये कहता है अरे नहीं नहीं बढ़िया ही वो यार, मैनेजर बने तो मैं फंस ही जाता हूँ, इतो काम, रात 11 बजे घर आओ, 5 सुबह जाओ फटाफट, न सांस लेवानो टाइम, न यूं फलाना ढीकना।
तो मतलब ये क्या है, ये औचित्य स्थापन। भाई चाहते तो सभी हैं कि आप उच्च पद पर जाएं, आप कुछ ऐसा करें, लेकिन कर नहीं पाते, हो नहीं पाता, तब ये किया जाता है औचित्य स्थापन। अब जैसे किसी निर्धन व्यक्ति द्वारा ही अपनी झोपड़ी को ही महल से भी बेहतर बताना कि जो मजा है वो तो इस झोपड़ी में ही है, जबकि चाहत सभी की होती है कि एक बढ़िया अच्छी सा बंगला हो, गाड़ी हो, स्विमिंग पूल हो, बाहर दो गाड़ियां खड़ी, ओपन जिप्सी हो, फार्म हाउस हो, ए हो, सब कुछ, सबरी ख्वाहिशा है। एडो कोई को नहीं है जो को नहीं चाहे कि एडी ख्वाहिशा कौन में, तो होती सबकी है, लेकिन औचित्य स्थापन यानी युक्तिकरण किया जाता है। मेरे ख्याल से साथियों अब आपको औचित्य स्थापन या युक्तिकरण में इससे ज्यादा उदाहरण की जरूरत नहीं है, आपकी समझ विकसित हो चुकी है। तो इसलिए अपन चलते हैं अगली मनोरचना की तरफ। मेरे ख्याल से साथियों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोशिश पूरी कर रहा हूं मैं ताकि आपके लिए ये टॉपिक इजी हो जाए। इतने उदाहरण बाकी कहीं एक जगह आपको नहीं मिल सकते, मैंने सारे ही मतलब संग्रहित किए हुए हैं, कुछ मेरे बनाए हुए हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बढ़ने वाला है, इसीलिए इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। एक पार्ट में आज डालूंगा, एक पार्ट यदि आप चाहेंगे देखते हैं अच्छे से, और आप चाहेंगे कि हाँ इससे संबंधित और आने चाहिए, हमारे समझ में आ रहा है, तो वो फिर कल डाल दूंगा। वो चीज आप बता दें मुझे कमेंट करके, मुझे कोई भी समस्या नहीं है इससे संबंधित, ठीक है ना। तो आरोपण या प्रक्षेपण क्या होता है। अब अगली जो मनोरचना है, अगली जो युक्तियां हैं, यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं इन मनोरचनाओं में से, समायोजन में से ज्यादा तो सवाल बनने के चांसेस होते हैं वो यहीं से होते हैं। तो और जो मैं उदाहरण बता रहा हूँ ना, ऐसे ही उदाहरण आपको एग्जाम हॉल में मिलते हैं और फिर उसमें से बताना होता है कि इसमें से कौन सी रक्षा युक्ति काम में ली गई है। तो प्रक्षेपण या आरोपण, प्रक्षेपण या आरोपण का मतलब होता है किसी दूसरे पर मंड देना, दूसरे पर ढोल देना। मारवाड़ी में इन माते ढोल दियो, यानी कि अपनी असफलताओं का जो दोष है वो किसी और पर लगा देना, आरोप किसी और पर लगा देना। तो इसमें कैसे आरोप लगाया जाएगा कि कैसे होगा, मतलब इसका उदाहरण सबसे बढ़िया यदि उदाहरण देखा जाए तो वह होगा उल्टा चोर हाँ कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर यानी कि चोरी तो की किसने, लेकिन वो साहूकार कोई कोतवाल कोई डांटने लग जाता है, अर्थ है करिए। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। इसके अलावा यदि मैं उदाहरण दूं आपको, बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ ये चीज होती है। क्रिकेट अपन सभी देखते हैं, ठीक है, टेनिस अपन सभी देखते हैं, टेनिस भी देखते हैं अपन, जो खेल होता है उसमें रैकेट का प्रयोग किया जाता है, क्रिकेट में बैट का प्रयोग किया जाता है। बढ़िया सी कोई बॉलर है, बुमराह जड़ो टिका दी भाई साहब, यॉर्कर टिका दी, और अगला भाई साहब होगा बोल्ड, क्लीन बोल्ड। अब वो जब बोल्ड हो गया है, उसको वो बॉल खेलनी नहीं आई है, उसकी कहीं ना कहीं कमी रह गई है, वो उसको समझ नहीं पाया है। फिर वो भाई साहब क्या करते हैं, जो बोल्ड हुए हैं वो भाई साहब क्या करते हैं, थोड़ी देर तो बुमराह ने देगी, थोड़ी देर बॉल ने देगी, बस खुदरे बैट ने देगी। वहीं खड़ा खड़ा वो 2-3 बार बैट को देखता है, घुमा घुमा के बैट को देखेगा, और फिर मतलब उसका कहने का मतलब क्या है, बैट भाई तूने काम नहीं किया, मैं तो बढ़िया काम कर रहा था, मैं तो खेलना चाह रहा था, तू चला नहीं। अरे तू चलेगा कैसे भाई, आप चलाएंगे तभी तो चलेगा बैट को। फिर बैट को फेंकेगा, बैट को पटकेगा, पैड पर मारेगा, वहां करके बाउंड्री लाइन के बाहर जाके फेंकेगा बैट को। इस बैट ने साथ नहीं दिया, अरे बैट साथ देगा कैसे, वो बॉल ही खतरनाक थी भाई, वो तो बोल्ड होने लायक ही बॉल थी। तो आरोपण करने से क्या मतलब ना, आरोपण करने का मतलब क्या है कि बैट पर आरोप लगा दिया, दूसरे उसको कुछ नहीं कहे कि ये बैट सही नहीं था आज मेरा, इसलिए मतलब खुद आत्मनिंदा से बच गए, खुद दूसरों की निंदा से बच गए, और उस बैट पे बेचारे पे सारा ही आ गया। ऐसे का ऐसे देखो, क्रिकेट का ही उदाहरण देता हूं, कैच उछलते हैं, कैच खिलाड़ी बहुत छोड़ते हैं, ना, कैच छूट जाता है फिर भी बॉल नहीं उठाते, फिर उसको लाइट को देखेंगे, बार बार खड़े खड़े ऐसे देखेंगे वैसे देखेंगे, अरे लाइटें लगी हुई क्या, फिर वो कोई कहेगा कैप्टन तो क्या लाइट लगी हुई इसलिए मेरे कैच छूट गया, तो लाइटें बंद करता, सारी लाइटें बंद करता, अंधेरे में तो तीर मार ली तू भैया ना। तो ऐसी बात है जो आती है साथियों प्रक्षेपण या आरोपण के अंदर, यानी कि आरोप लगाया जाता है, प्रक्षेपण किया जाता है। और बताऊं आपको उदाहरण, कोई विद्यार्थी है, एजुकेशन पे आते हैं वापस, कोई विद्यार्थी है वो लेट आया विद्यालय, ठीक है, कारण चाहे कोई भी हो, लेट आया, गुरुजी टिका दिया 2 डंडा, आजकल तो डंडा टिका भी नहीं सिखा ज्यादा, कोई बवाल हो जा, तो गुरुजी पहला बहुत छड़ी बाजा छम छम विद्या आवे गम गम पहला घनी चालती, तो गुरुजी टिका दिया 2 डंडा। अब गुरुजी ने टिकाया, छोरो कहे कि मेरी थोड़ी गलती है मार साहब, मैं लेट आया हूं, बाकी गलती मेरी नहीं है।
अरे यार लेट तू आया तो गलती तेरी कैसे नहीं है? तो कहे अरे मैं लेट आया हूं बिन बिन ला रहे, कारण कहीं है, वो तो देखो थे। तो क्या कारण है कि मेरी घड़ी बंद हो गई। अरे घड़ी बंद हो गई तो तेरे लेट आने का मतलब सबकी घड़ियां बंद हो जाएगी, सब लेट आएंगे क्या? तो घड़ी बंद हो गई यानी कि दोष किस पर देना है? आज तो घड़ी पैर नहीं आया हूं मैं खुद ही, तो दोष किस पर देना है? घड़ी पर। यानी कि उसकी गलती नहीं है, घड़ी की गलती है कि वो बंद होने की वजह से वो लेट हुआ है। तो ये साथियों जो आते हैं आपके आरोपण या प्रक्षेपण के अंदर, ऐसे उदाहरण, ऐसे कई कुछ भी उदाहरण यदि मिल जाए एग्जाम के अंदर तो गलत करके मत आना, सही करना है और सिलेक्ट होना है। चलिए चलते हैं अगली रक्षा युक्ति की तरफ। साथियों अब अगली जो रक्षा युक्ति है अपनी वह है उन्नयन, जिसे उदात्तीकरण भी कहते हैं, मार्गांतीकरण भी कहते हैं और शोधन भी कहते हैं। इनमें से कुछ भी नाम आ सकता है, तो ध्यान रखें ये चारों नाम, उन्नयन, उदात्तीकरण, मार्गांतीकरण या शोधन। हो सकता है कोई किताबें गाइडें वगैरह नई नई आती है तो कुछ इधर उधर नाम कर दें, बाकी हालांकि मेरे जो है नोट्स काफी देख कर बनाए हुए हैं तो गलती की गुंजाइश कम है, लेकिन मानवीय भूल हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है साथियों कि किसी व्यक्ति की जो दमित इच्छाएं हैं, जो असफलताएं हैं, उसकी कुछ ना कुछ असफलता या दमित इच्छा रह गई है, उसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यों से पूरा करना। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असफलता रही है या उसकी इच्छा जो दमित रह गई है, उसे वह जो है समाज में मान्यता प्राप्त जो कार्य है उनके द्वारा वह करके और अपना उस परिस्थिति में समायोजन करता है। कैसे करता है? अब ये लैंग्वेज तो मैंने बता दी, लेकिन उदाहरण नहीं बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। देखो साथियों, तुलसीदास जी थे, महाकवि कालिदास जी थे, ये सब जो है प्रेम विषयक, मतलब प्रेम के अंदर असफल हुए। पत्नी ने कहीं ना कहीं डांट लगाई, और आप तुलसीदास जी की कहानी आपको पता ही है। उसके बाद में इन्होंने जो है विश्व विख्यात साहित्य का सृजन किया, मतलब विश्व विख्यात ख्याति लब्ध व्यक्ति बने और इतनी बढ़िया रचनाएं की, विनय बलिका और ये सारी जो है रामचरितमानस, ये सब चीजें जो है इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी। तो उसके बाद में वो ख्याति लब्ध हो गए, प्रतिष्ठित हो गए। यानी कि उन्होंने प्रेम से, यानी ये देख लेना, देखो सफल होने के लिए कहीं ना कहीं डांट अच्छी है, किसकी? पत्नी की। कोई दूसरे डांट ठोक दे तो देख लीजिए, मतलब कहीं ना कहीं कि नहीं, हम देख लीजिए कि नहीं, अगर पत्नी ताना देवे है प्रतियोगी, देख लीजिए पत्नी ताना देवे तो इन्हों मतलब आपकी सफलता निश्चित है, क्योंकि वो और भी मेहनत करेगा। यानी कि घराड़ी रा ताना आप रे कटे कटे फायदेमंद है। ठीक है ना, हर बार ही यूं नहीं वह के हर बार खाली यूं बोले है, वह नहीं है। कहीं ना कहीं तुलसीदास जी और कालिदास जी उदाहरण है अपने सामने, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद है। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूं कि एक अविवाहित युवती द्वारा, ये शायद आया हुआ भी है किसी एग्जाम में, किसी अविवाहित युवती द्वारा प्रबल शिशु कामना को नर्सरी स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाने के द्वारा उसको पूरी की जाए। तो ये भी एक इस तरह का ही है, क्योंकि अविवाहित युवती है, उसके बच्चा है नहीं, तो वह अपनी जो प्रबल शिशु की कामना, बच्चों के प्रति जो प्रेम है, स्नेह है, वात्सल्य है, उस भावना को जो है वह किसी नर्सरी स्कूल में बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल फूल जैसे बच्चे होते हैं, तो नर्सरी स्कूल में जाकर वो उनको पढ़ाती है, उनको अच्छे से देखभाल करती है। तो उसकी ये इच्छा जो है वहां पर, क्योंकि वो समाज से मान्यता प्राप्त है, वहां पे जाकर पढ़ाना और उनके साथ में समय गुजारना, उसकी इच्छा भी पूरी हो जाती है। तो ये चीज भी अपने आ जाती है साथियों इसके अंदर। और यदि मैं उदाहरण दूं इसमें आपको, तो बहुत ही लड़ाकू, घर में ऐड़ा बच्चा भी है, दो बच्चा है, एक तो वो राम और एक लक्ष्मण। तो राम जी तो है सीधा और लक्ष्मण जी है बदमाश। तो दो बच्चे होते हैं, या घर में कोई भी, या समाज में कोई भी व्यक्ति है, बहुत लड़ाकू है, निर्भीक है, निडर है ना, झगड़ालू है, तो वह व्यक्ति जो है इतना, मतलब उसके अंदर इतनी सारी ये है, फिर वो आगे जाकर उसको मतलब ऐसे खेल में डाल देना, कुश्ती में डाल दिया, उसको मुक्केबाजी में डाल दिया, WWE में भेज दिया। अब वो यूं भी घर में भी फाइटिंग धुमाधूम कर दो, WWE में जाए धुमाधूम करी तो और ख्याति हुई, घर में करी तो मम्मी झाड़ू में मार दे, पापा चोटियां भर दे, एड़ा भी कर दे काम, है ना। और वहां पे जाके मारेगा तो वहां ख्याति मिलेगी, मुक्का दो चार कहीं ज्यादा ही मार, कोच और के ठोक ठोक बेटा ठोक, आज बढ़िया अब्बर मौका मिलियो है। तो वो चीज जो है समाज से मान्यता प्राप्त है, क्योंकि मैं ठोकेला जीतो बढ़िया पछाड़ दे, यानी कि मेडल आए, और मेडल आजकल ओलंपिक में आपने देख लो आ रही है। तो ये चीज होती है इसके अंदर। एक और उदाहरण देना चाहूंगा, प्रेम में असफल व्यक्ति द्वारा जान पर खेलकर, आग लगी है कहीं बहुत ज्यादा और जान पर खेलकर वहां के लोगों को बचाना, तो ये भी एक तरह का इसके अंदर मार्गांतीकरण या शोधन इसके अंदर ही अपने आता है। तो ये सारे उदाहरण साथियों जो है
वो ध्यान में रखना। ये आपके उदात्तीकरण, उन्नयन, मार्गांतरीकरण, शोधन से संबंधित ये सारे उदाहरण है जो कहीं ना कहीं दमित इच्छाएं, असफलताएं थी और उसको समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त जो चीजें थी उनके द्वारा पूरी की जाती है। एक और बता दूं आपको, इसके बाद में एक और बता देता हूं, फिर अगले वीडियो में कल बताऊंगा। तो ये उदाहरण साथियों है अपने तादात्म्यकरण। ये जो मनोरचना है वो तादात्म्यकरण या आत्मीकरण कहलाता है। इसमें क्या करता है व्यक्ति कि किसी अन्य व्यक्ति के अनुसार अपने आप को ढाल देता है, यानी कि कोई जो दूसरा व्यक्ति है उससे संपर्क में आया और उसके अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर आएगी। दूसरी, जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनसे कहीं ना कहीं अपना संबंध बताने की कोशिश करता है और उनके अनुरूप कार्य करने की कोशिश करता है। तो इसमें कैसे आएंगे, कौन कौन से उदाहरण आएंगे, इनको समझने के लिए देखो साथियों, आपके घर में छोटे बच्चे सभी के घर में होते हैं। तो छोटे बच्चे आप देखेंगे कि जैसे उसके पापा ने जो है सेविंग करके और कहीं रेजर रख दिया, अब छोटे बच्चे के हाथ में आ गया ना, वो देखता है कि पापा रोज घिसे हैं इन्हें, ठीक है ना। अब वो ले जाके जो है भाई साहब लव लुआन उन बच्चों आ जाए सामने, क्योंकि उसको पता नहीं है और वो खुद भी दाढ़ी करके बड़ा होना चाह रहा है। तो ये चीज यानी कि अपने मम्मी पापा के अनुरूप, मम्मी पापा के जैसा काम करना चाहता है बच्चा। खेल खेल में खेले भी है, ध्यान है, मम्मी पापा और घर घर और ये सब खेले। तो ये सब जो है उदाहरण इसके अंदर आपके आते हैं। दूसरा मतलब अन्य व्यक्ति के अनुरूप अपने आप को डालने की कोशिश करता है ना। तो मान लीजिए उसकी व्यक्ति की नई नई सगाई हुई, पांच सगाई शादी माते आएगा, आप देख लो, व्यक्ति की नई नई सगाई हुई, हम ओ भाई गांव रो, छोरी है शहर रही और लड़की तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई, इंग्लिश आती है उसको पन्नाटेदार। अब लड़का है गांव का, सगाई हुई, अब वो इंप्रेशन जानना चाहता है कि भाई मैं भी, वो फोन करता है, हेलो हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। दो चार तो सबने आवे है लाइना है, मने आवे, मने इंग्लिश कम आवे, इंग्लिश नॉट कम टू मी, देखो इंग्लिश कम आती है बट आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो ये ऐसा है साथियों, चलो ये तो मजाक की बातें थी। तो अब उसे आती है इंग्लिश कम, लेकिन वो लड़की जो है वो तो पन्नाटेदार बोलती, इंग्लिश मीडियम में पढ़ी होड़ी। तो क्या व्हाट आर यू डूइंग, हाँ क्वाइट वेल वगैरह यूं बात चाली थोड़ी घनी। इंग्लिश छोरी क्या क्या हो तो खुद इंग्लिश बोलनी आवे तो इंग्लिश में बात करा आपा तो मन भाई। तो उसने और कुछ पूछा, अब आगे बकरी डब्बा में करेगी, इतनी आती आती जितनी सब बोल दी। तो नो नो आई एम स्पीकिंग वेल बट हमें क्या अपा मारवाड़ी में बात करा तो ठीक है। तो ये चीज क्या होगी कि ये चीज आ जाएगी आपके आत्मीकरण, और इसमें मतलब अनुरूप डालने की कोशिश की उसने, समायोजन की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे ये समायोजन की एक तरह की युक्ति है। और बताऊं आपको कि समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति से संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। मतलब देख लो आपके साथ में कोई ना कोई, बहुत सारे पढ़ते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, कंपटीशन में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, सब जगह पढ़ते हैं। अब कोई व्यक्ति आगे जाके आरएस बन गया, आईएएस बन गया, इतनी टाइम तो उसकी कदर नहीं की अपन ने, है, और जैसे ही आरएस बन गया, अरे वो तो मेरे साथ पड़ी उड़ो यार, अभी मेरा फोन नहीं उठावे, अरे यार आरएस बन गो, हम तो बड़ो आदमी बन गो, फोन नहीं, मेरे साथ पड़ा हुआ है, ये देखो फोटो, अरे यार हम एक कोचिंग में पढ़े हुए हैं, हम एक स्कूल में पढ़े हुए हैं, ये तो मेरे साथ ऐसे रहे हुए हैं। या कोई एमएलए बन गया, नेता बन गया बड़ा, अरे एमएलए साहब मेरे जिगरी यार, मेरे पड़ोसी था, ये तो 4 साल मेरे पड़ोसी रहा, बिल्कुल मैं तो हाथे उठनो बैठनो बिल्कुल थे कौन जी को काम करा दूं। अब ये सारी चीजें जो आती है वह आपके आत्मीकरण के अंदर आती है, वह आपके तादात्म्यकरण के अंदर आती है। तो ये सारे उदाहरण जो है साथियों समायोजन के अंदर, और ये उदाहरण ऐसे कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, मतलब मेरे ख्याल से इससे सरल तरीका समझने का नहीं हो सकता, और इन सरल कोई समझावे तो समझो थे बिल्कुल ही, क्योंकि अपन टारगेट तो सिर्फ सिलेक्शन और सिलेक्शन है। जरूरी नहीं है कि जो मैं समझा रहा हूं वही समझे, जरूरी नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूं वही पढ़े। किताबें सबसे बढ़िया अस्त्र शस्त्र है, उनको पढ़े, और उसके बाद में जो है मैं कोशिश करता हूं कि जितनी मदद की जा सके वो कर रहा हूं। मैं न किसी तरह का दबाव डालता हूं आपको कि आप सब्सक्राइब करें या पढ़े, जरूरी नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और यदि मेरा एफर्ट अच्छा है, यदि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं, तो विद्यार्थियों को कहने की जरूरत ही नहीं है। उनको पता ही है कि सर कोई भी कंटेंट डालेंगे तो हमें जल्दी से मिलना चाहिए, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा। तो वो चीजें कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कार्य अपने आप, अपना जो काम है वो अपने आप मुंह बोलना चाहिए। कुल मिलाकर साथियों लास्ट में आपको एक संदेश यही देना चाहूंगा कि मेहनत दबा के करनी है, शांति से आप मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल किसी भी वाद विवाद में इस समय कहीं भी नहीं पड़े, और सिर्फ मेहनत पे ध्यान दें, और उसके बाद में आपका जो है
रिजल्ट जब आएगा પછી थे किताबी वाद विवाद धमीड़ा धुमड़ू जो भी करना है कर लीजो, थे प्रतिष्ठित आदमी हो जाओ तो दूजा थाऊ संबंध बनाना चाहिए, ठीक है नी। कई संबंध लेन भी आए घरे, मास्टर बनगा बढ़िया नौकरी तो मिली मिली, बढ़िया रिश्तों भी आए, तो ये वास्ते थे पहला नौकरी लागो बिंग बाद में दूसरी बात सब करा, ठीक है ना। तो अब जो अगला टॉपिक है साथियों, यदि आप चाहते हैं कि समायोजन का एक और टॉपिक सर बता दीजिए, इसमें जो बाकी मनोरचनाएं हैं तो मुझे बता देना एक बार, मैं कल बता दूंगा आपको, कोई समस्या नहीं। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।